फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नया चैप्टर को। और नया जो चैप्टर हमारा शुरू होगा वो चैप्टर 7 होगा और वो चैप्टर आपका क्रम विकास। क्रम विकास के बारे में जानेंगे, अर्थात की सीधी बात समझे तो क्रमिक रूप में जो जीवों का विकास हुआ है उस जैव विकास के एक स्तर को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्रम विकास अर्थात क्रमिक रूप से होने वाली विकास। इस धरती पे जीवों की उत्पत्ति और इनकी कहानी से रिलेटेड आज का चैप्टर हमारा होगा। आज आप समझ पाएंगे कि वास्तव में आपकी उत्पत्ति इस धरती पर कैसे हुई है। हालांकि वैज्ञानिकों के अलग अलग राय हैं, वैज्ञानिकों के सभी के अलग अलग मतों पे विचार करेंगे और लास्ट में आप कंक्लूजन निकालिएगा कि वास्तव में धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि वैज्ञानिक के क्या हो गया कि जिस वैज्ञानिक ने जितना खोज किया, जिस वैज्ञानिक को जितना क्लू मिला, उसके आधार पर उन्होंने जजमेंट कर दिया और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। तो इसमें अलग अलग वैज्ञानिक के प्रयोग और उनके विचार को हम आपके सामने रखेंगे और लास्ट में आप तय कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा कि क्रमिक विकास के फॉर्म में हम सबों की उत्पत्ति जो इस धरती पर कैसे हुई। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में आप भी एक जीव वैज्ञानिक बने, जीवों के बारे में खोज करने का श्रेय आपका भी रहे उसमें। तो इसलिए जरूरी है कि आपको भी इन पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। पहले बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर में विकास का मौलिक कल्पना क्या है। विकास का मौलिक कल्पना की बात करें तो लोगों का बहुत सारा अलग अलग मानना है। लोग कहते हैं भाई कि धरती जो थी वो वास्तव में पहले बहुत ज्यादा गर्म थी। पहले क्या थी? बहुत ज्यादा गर्म थी। अब इतना ज्यादा गर्म थी कि वहां पे जीवों की उत्पत्ति होना संभव नहीं था, जीव का होना संभव नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे विकास हुआ और विकास होने के बाद जितने भी अकार्बनिक पदार्थ है, जितने वायुमंडल में छोटे छोटे पदार्थ है, ये संश्लेषित हुए और संश्लेषित होके एक जीव का निर्माण किए, एक जीव बना और इनसे इस धरती पर पूरे जीव की उत्पत्ति हो गई। ये आपका मौलिक चीज है। ये सभी कोई कहते हैं कि वास्तव में यह टूटकर किसी वायुमंडल, किसी आपके ग्रह से टूट गया, टकरा गया। टकराने के बाद यह अलग आग का गोला था और यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद यहाँ पे जो लावा और जितने भी अकार्बनिक पदार्थ थे सब एक दूसरे से कनेक्ट हुए और कनेक्ट होने के बाद ओवरऑल एक नए जीव की उत्पत्ति हो गई। ये कुछ वैज्ञानिकों का मानना है और अधिकांश लोग का ऐसा ही मानना होता है और हम लोग भी माइंड सेटअप यही करके चलते हैं कि ऐसे ही हुआ होगा। ये हमारी क्या है? ये मौलिक हमारी विचारधारा है। इनके आधार पे हम लोग ये सोचते हैं कि क्रमिक विकास ऐसे हुआ होगा। लेकिन क्रम विकास का अगर सही रूप में अर्थ देखें तो इनके दो अलग अलग महत्व है, दो अलग अलग रूप है और इन दोनों के आधार पे हमें समझना पड़ेगा कि किस रूप में चला होगा। ठीक है, तो मेन बात है कि अगर जीव की क्रमिक विकास की बात करें, क्रमिक विकास की अगर बात करें तो क्रमिक विकास दो चीजों पे निर्भर करेगी, दो बातों पे निर्भर करेगी। एक क्या कि जो जीव पहले से उपस्थित है उस जीव की अपेक्षा जीव जो पहले से उपलब्ध है, जो पहले से है, उनसे जटिल जीव का स्वरूप, पहला कंडीशन। उनसे जटिल जीव का स्वरूप, पहला कंडीशन। और दूसरा क्या? संपूर्ण वायुमंडल, संपूर्ण वायुमंडल यानी पूरी तरह से जो वायुमंडल है वह पूरी वायुमंडल जिस रूप में वह कार्य करेगा, यह संपूर्ण वायुमंडल, यह दोनों अगर एक साथ मिलते हैं तब जाके किसी भी जीव का क्रमिक विकास होगा। मतलब क्या? क्रमिक विकास के दो पहलू है। एक तो क्या कि पहले जो जीव उपस्थित है वह जो नया जीव बनेगा वह कितना जटिल बनेगा। जैसे कहा जाता है जनरली कि एक कोशिकीय पहले प्रोटोजोआ बन के तैयार हुआ था, फिर उनसे आपका दो कोशिका वाले, फिर आपके 4, 10, ऐसे करते करते क्या हो गया? आपका बहुकोशिकीय जीव बना। तो कहता है कि पहले जो जीव होगा उसके बाद जो नए जीव बनेंगे उनमें कितना ज्यादा जटिलता है, इन जटिलता के आधार पर और उनको बनने के लिए संपूर्ण वायुमंडल में कितनी ज्यादा अनुकूलताएं मिली, उनकी अगर प्रॉपर तरीके से अगर गहन अध्ययन करें तो हमें क्रमिक विकास के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, क्रमिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत में दो चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम किसी सिद्धांत पे बात करिए तो हम क्या करते हैं,
नॉर्मल कंडीशन में मौलिक विचारधारा रखते हैं। लेकिन अगर किसी सिद्धांत को फॉलो करें तो सिद्धांत को फॉलो करने में भी दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो रखनी पड़ती है जीन की संरचना। क्या देखने को मिलती है? जीन की संरचना, कि जीन की संरचना कैसी है, पहला चीज। और दूसरा चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि उनको बनाने में, जो जीन की संरचना बनी है, उनकी अनुकूलन में वातावरण का योगदान, बात ध्यान से समझिएगा। यह क्रमिक विकास की क्या है? एक सामान्य, एक मौलिक विचारधारा है। यह एक मौलिक विचारधारा है कि हमें यह दो चीज चाहिए तब विकास मिलेगा। और ये जब हम किसी सिद्धांत का पालन करते हैं, जीव विज्ञान के अगर सिद्धांतों को अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलती है, कहता है कि जीन की संरचना और दूसरी की उसको अनुकूल बनाने के लिए जो वातावरण का योगदान है, अगर इन दोनों का अध्ययन किया जाए तो हमें प्रॉपर समझ में आएगा कि एक जीव का क्रमिक विकास कैसे हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीन जो होती है किसी भी जीव की, उसकी सबसे छोटी इकाई है जो अनुवांशिक गुणों को रखती है, पिछले आने वाले जनरेशन को रखती है गुण को। पीछे क्लास में हमने पूरा जीन के बारे में और प्रोटीन संश्लेषण के बारे में हमने पढ़ा था, और लास्ट पॉइंट में हमने फिंगरप्रिंट भी पढ़ा था कि जीन के स्ट्रक्चर और डीएनए के स्ट्रक्चर से इंसान को हम कैसे उनके स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो समझिए कि जो जीन की संरचना होगी, इन जीन की संरचना और उनके अनुकूल वातावरण के आधार पर हम क्रमिक विकास को पता लगा सकते हैं। ये कंडीशन है। दूसरा मौलिक विचार कहता है कि जीव जो पहले थे उनसे कितना जटिल बना और संपूर्ण वातावरण का क्या योगदान है, इनके आधार पर क्रमिक विकास निकाल सकते हैं। अब होती है बात कि ये तो आपके मौलिक विचारधारा और सिद्धांत की बात हो गई, ठीक है। लेकिन बात आती है कि वास्तव में इस धरती पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके लिए वैज्ञानिक क्या सोचते हैं। ये हमारी मौलिक विचारधारा, हमारे सिद्धांत को एक बार उठाकर साइड में रख देते हैं और एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वैज्ञानिक क्या सोचते हैं इसके बारे में, वैज्ञानिक का क्या कहना है, वैज्ञानिक किन तथ्यों के आधार पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले वैज्ञानिक सिद्धांत को हम जानेंगे। इनके पहले जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वह स्वतः जनन की है। मतलब क्या? स्वतः का मतलब क्या? स्वतः मतलब खुद से, यानी कि अपने आप। स्वतः जनन की घटना को हम लोग पहले सिद्धांत के तौर पे हम समझेंगे। जरा देखिए एक बार, पहला सिद्धांत हमारा कहता है स्वतः जनन। किसकी? स्वतः जनन। तो क्या है कि हमारे देश के बाहर, मतलब विदेशों में, ठीक है, और जो खास तौर से कहा जाता है कि आपके इंडिया की जो सभ्यता है ना, उनसे पुरानी सभ्यता मिस्र की सभ्यता भी थी। ठीक है, आपकी जो यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता है, लगभग उसके समकालीन देखा जाता है कि मिस्र की सभ्यता भी मानी जाती है। हालांकि इसका कंफर्मेशन कुछ नहीं है खास, लेकिन फिर भी उसके समतुल्य मानी जाती है। तो मिस्र की जो सभ्यता थी, वहां पे जो मिस्रवासी थे, उन लोगों का मानना था, उन लोगों के, वहां के वैज्ञानिकों का, वहां के लोगों का जो कहना था, उनके आधार पे स्वतः जनन क्या था, वो कहते थे मिस्रवासी जो थे, अर्थात वहां रहने वाले जो लोग और वहां के जो वैज्ञानिक, तो कहते थे कि वास्तव में जो नील नदी थी, वह नील जो नदी है, यह नील नदी की जो कीचड़ वाले पार्ट है, जो नील नदी सूख गई जिस हिस्से में, वहां पे जो कीचड़ थे, उन कीचड़ में से क्या हुआ कि पहले छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ निकले, और इन्हीं कार्बनिक पदार्थों के बदौलत क्या हो गया कि इन कार्बनिक पदार्थों से जीव बने। क्या बन गए? जीव बन गए। तो सोचे भाई ये जीव कैसे बनेगा, तो जीव के लिए भी कंडीशन बना दिया उन्होंने। ठीक है, क्या कंडीशन बना दिया? वो बोले कि जो मक्खन है, जो मलाई वाला पार्ट है, मलाई से मलाई वाला मक्खी बनेगा मलाई वाला। ठीक है, और दूसरा जो आपका मांस वाला पार्ट है, मांस से अन्य कीट बनेंगे, अन्य सूक्ष्म जीव बनेंगे, सूक्ष्म जीव या अन्य कीट बने या अन्य जीव बने। लोगों ने मान लिया कि चलो भाई ये स्वतः जनन ऐसा होता कि मलाई से मक्खी बन गई हो और मांस के टुकड़े से सूक्ष्म जीव या अन्य जीव बन गए हो। लोगों ने इस बात को मान लिया कि स्वतः जनन हो सकता है कि सही होगा।
लोगों का क्या है कि आप कह दीजिएगा तो 2 मिनट के लिए विश्वास करेंगे, लेकिन विश्वास करेंगे, उसको मानेंगे उस समय के लिए, लेकिन उसकी जांच पड़ताल जरूर करेंगे कि बात सही है कि गलत है। स्वतः जनन की बात भी मिस्रवासी ने कह लिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वैज्ञानिकों ने सर्च करना कोशिश किया, सर्च करना स्टार्ट किया और मिस्रवासी के इस धारणा को सर्च किया गया। और सबसे पहले जो इसके बारे में सर्च किया उस वैज्ञानिक का नाम था फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी। अब नाम में ही है रेडी, तो हमेशा हर काम में रहते होंगे तैयार, नाम में ही रेडी, फ्रांसिस्को रेडी। तो बेचारे पहले पहले तैयार हो गए और कहे कि भाई मिस्रवासी की जो ये स्वतः जनन की घटना, इसका हम चेकअप ही कर लेते हैं, ठीक है, हम ऐसे बात नहीं मानेंगे। क्या किया इन्होंने एक प्रयोग कर डाला, कहा कि भाई 3 हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हम क्या करेंगे, शीशे का हम एक आपका जार लेंगे और शीशे के जार में क्या करेंगे, एक में मांस का टुकड़ा डाल दिया, इसको पूरी तरह पैक कर दिया, दूसरे में हमने मलाई डाल दिया, इसको भी पूरी तरह पैक कर दिया, और एक में हमने मलाई डाला और एक में हमने मांस का टुकड़ा डाला, दोनों को ओपन रहने दिया। इसमें मांस है लेकिन पूरी तरह से पैक है, इसमें मलाई है पूरी तरह से पैक है, इसमें मांस है लेकिन क्या है, ये ओपन है, खुला हुआ है। यहाँ पे आपका क्या है, मलाई है और ये भी ओपन है। ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने लगभग कितने मंथ तक किया, इसका ऑब्जर्वेशन, कहा कि शायद इसके अंदर कुछ हो जाए, मिस्रवासी की स्वतः जनन वाला जो घटना है शायद मांस में कुछ आ जाए, ऊपर वाले कुछ मेहरबान हो जाए, नील नदी का कुछ प्रभाव हो जाए और क्या हो जाए, मांस में कुछ निकल के आ जाए, मलाई में से कुछ निकल के आ जाए। लेकिन इन्होंने देखते देखते रहा कुछ दिनों तक, क्या बहुत दिनों तक इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और देखा कि जो पहले 2 मांस और मलाई वाले में जिन्हें पूरी तरह से कवर्ड किया गया है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई सूक्ष्म जीव के प्रभाव नहीं मिले हमें। लेकिन जो 2 ओपन थे वो वायुमंडल के संपर्क में थे, सिर्फ इसी के अंदर हमें लार्वा के छोटे छोटे अंश में प्राप्त हुए। तो इनसे यह साबित हो गई कि भाई स्वतः जनन का मामला जो था वो सही नहीं है। तो पहला झटका, स्वतः जनन को पहला जो झटका लगा, जोड़ का झटका है ना जी, वो किसने दिया, तो फ्रांसिस्को रेडी ने पहला झटका दिया, फ्रांसिस्को रेडी ने पहला झटका दिया। अब चलो भाई मान लिया कि फ्रांसिस्को रेडी ने पहला झटका इन्हें दे दिया, तो बात आती है कि भाई अब पहला झटका मिलने के बाद तो लोगों के मन में जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि चलो भाई थोड़ा सा और चेक कर लेते कि मामला क्या है। तो उसके बाद नाम था लुई पास्चर, नाम सुना होगा आपने, लुई पास्चर फेमस है बैक्टीरिया के खोज के लिए। लुई पास्चर किसके खोज के लिए फेमस है, बैक्टीरिया के खोज के लिए फेमस है। तो लुई पास्चर ने कहा कि चलो भाई मैं भी एक बार प्रयोग करके देखता हूं और मामला सेटल करता हूं कि क्या होगा। लुई पास्चर ने भी प्रयोग किया बहुत दिनों तक, सेम इसी तरह के कुछ प्रयोग किए इन्होंने, ठीक है। इन्होंने भी फ्लास्क में आपका पोषक तत्व रखा और रख के चेक करने की कोशिश करी, कंडीशन में रिजल्ट जो हुआ सेम हुआ। लुई पास्चर ने भी क्लियर कर दिया कि भाई स्वतः जनन एक मन की भ्रांति है, मन की एक सोच है, उसके अलावा स्वतः जनन और कुछ भी नहीं है। स्वतः जनन जैसी क्रिया कहीं भी कुछ नहीं होती है। तो पहला झटका फ्रांसिस्को रेडी ने, दूसरा झटका लुई पास्चर ने। अब ये दोनों ने जब ये प्रूफ कर दिया तो स्वतः जनन की सिद्धांत की मामला सेटल हो गया, इसका मामला ही खत्म हो गया। क्लियर है। तो पहला सिद्धांत बना स्वतः जनन और ये बेचारे हवा हो गया, तो इसका कोई इशू नहीं बना। चलिए अब दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति का और सिद्धांत कौन सा है। दूसरा सिद्धांत लोगों की बड़ी प्रचलित है, वो है आपका विशेष सृष्टि वाली, विशेष सृष्टि, ये दूसरा है। तो विशेष सृष्टि का मतलब क्या, यह लोगों का मानना है कि अलौकिक कोई शक्ति है, कोई अलौकिक शक्ति है और इस अलौकिक शक्ति की बदौलत इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति हुई है। अलौकिक शक्ति का मतलब क्या, भगवान है, कोई गॉड है, कोई ईश्वर है, इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन लोगों का मानना है कि हम जो भी बने हुए हैं इनका देन कौन है, कोई अलौकिक शक्ति है और अलौकिक शक्ति से हमें क्या हुई है, हमारी उत्पत्ति हुई है। और यह सिद्धांत क्या कहलाती है, विशेष सृष्टि का सिद्धांत। हालांकि लोगों के बीच में प्रचलित है,
लेकिन पूर्णतः यह अध्यात्म पर आधारित है, स्पिरिचुअल थिंकिंग पे आधारित है, अध्यात्म के सोच पे। जो पौराणिक कथाएं है, जो गाथा है, उन पर आधारित है। उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर किसी तीसरी अलौकिक शक्ति का प्रभाव है, जिनके बदौलत हमारी उत्पत्ति इस धरती पर हुई है। क्लियर है? तो ये दूसरा केस था विशेष सृष्टि का। तीसरा आपका कॉस्मोजोइक सिद्धांत। तीसरा क्या है? कॉस्मोजोइक। कॉस्मोजोइक सिद्धांत, हालांकि इस कॉस्मोजोइक सिद्धांत को अर्हेनियम ने दिया था। ठीक है, अर्हेनियम का आप सिद्धांत पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। जिन्होंने अर्हेनियम का सिद्धांत दिया था, उन्होंने किस पे? अम्ल और क्षार को पता लगाने के लिए। उन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन के बेस पे आपका, या फिर उनके एसिडिटी और आपका जो बेस की क्वालिटी है, आप कैसे निकाल सकते हैं। और क्लास 10th में एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्हेनियम के नियम के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो वो आपने पढ़ा होगा उसमें। तो वही अर्हेनियम ने एक कॉस्मोजोइक सिद्धांत दिया, और कॉस्मोजोइक सिद्धांत के अनुसार यह प्रूव करने की कोशिश करी कि आपका क्या हुई है, कि धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो कहता है कॉस्मोजोइक सिद्धांत में, ये कहता है कि अर्हेनियम जो कहते हैं, अर्हेनियम, ये सिद्धांत अर्हेनियम ने दिया है। ठीक है, और अर्हेनियम कहते हैं कि इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति हुई नहीं है, बल्कि ये पदार्थों के रूप में पहले से उपस्थित है, भली भांति पहले से उपस्थित है, पहले से उपस्थित है। सिर्फ इनकी जटिलता बढ़ी है, पहले से उपस्थित है। जो जीव है, सॉरी पदार्थ है, उन्हीं पदार्थों से क्या हो गई कि जीव की उत्पत्ति हो गई है। यह आपका अलग से आने वाली कोई मटेरियल नहीं है, पदार्थ पहले से ही थे, और उनकी आपके मिलने की वजह से आपका क्या हो गया, बड़े बड़े अम्ल बने, बड़े बड़े आपके आइटम बने, बड़े बड़े यौगिक बने, और पूरी शरीर का निर्माण हो गया, एक जीव तैयार हो गया। ये कॉस्मोजोइक कहता है। लोग कहते हैं भाई ऐसा कैसे संभव है, ऐसा थोड़े होता है कि आपका पहले से विद्यमान ही था और इसी से बन गया। लोगों का मान्यता इनका है कि कॉस्मोजोइक जो घटना है अब उससे हम लोग नहीं मानेंगे, अर्थात कि अभी भी इनकी घटना को ज्यादा आपका क्या कहता है, तजब्बुर नहीं दिया जाता है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इनकी घटना भी सही है या नहीं है। ठीक है, अभी भी इस पे खोज जारी है। क्लियर है? चौथी घटना जानते हैं, प्रकृति सिद्धांत। ठीक है, प्रकृति सिद्धांत क्या कहता है? प्राकृतिक सिद्धांत। अब प्राकृतिक सिद्धांत का मतलब तो समझ रहे होंगे कि प्रकृति में आपका क्या हो गया, पदार्थों की उत्पत्ति ऑटोमेटिकली हुई। प्रकृति ने इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति करी। यहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़े, यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ मिले, और इनकी आपके परस्पर संश्लेषण के फलस्वरूप इस धरती पर सरल जीवों से जटिल जीवों की तरफ जो विकास हुआ, इसी को प्राकृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पे उपस्थित जो अकार्बनिक पदार्थ थे, अकार्बनिक पदार्थ ही बने आपके, और अकार्बनिक पदार्थ से ही धीरे धीरे सरल सरल से फिर क्या हो गया, जटिल रूपों में बढ़ा, और जटिल रूपों में बढ़ते बढ़ते जीवों की उत्पत्ति हमारे जैसे शरीर का बना, आपके जैसे शरीर का निर्माण हुआ, इस धरती पे मानव जीव जंतु तैयार हुए। तो ये प्राकृतिक सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन इनके बातों को भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो होते हैं इनके मान्यता को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बात कही कि अकार्बनिक पदार्थ पहले से था और उनसे बनके संश्लेषित होकर कार्बनिक पदार्थ बना। तो हो सकता है कि बहुत सारे आपकी रिएक्शन करे, रिएक्शन करने के बाद ये हो सकता है कि आगे बढ़ाओ, फिर सरल जीव सरल से जटिल हो जाए। ये घटना तो मानी जाती है। तो इसलिए कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि प्राकृतिक सिद्धांत चलने लायक है, ये हो सकता है कि सही हो। ठीक है, उसके बाद आता है चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत देखिए क्या कहता है, और ये आपका जैव विकासवाद का गुरु भी कहे जाते हैं चार्ल्स डार्विन। इसलिए डार्विन के सिद्धांत को थोड़ा सा ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत। हालांकि बाद में इनके सिद्धांतों को मेंडल ओवर्डन ने क्या कर दिया था, पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन जिस समय चार्ल्स डार्विन थे, उस समय समझिए कि उनके सामने और कोई टिकने वाला नहीं था। ठीक है, और ये घटना कब का है, जब हमारे देश में कौन सा घटना हो रही थी, तो 1857 की क्रांति हो रही थी। तो
तो इस क्रांति के समय चार्ल्स डार्विन 1858 में ये खोज पे लगे हुए थे। हम लोग अपनी आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे और वो उस समय दिमाग लगा के खोज करने पे लगे हुए थे। 1858 की घटना थी। इनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की उत्पत्ति। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत फेमस बुक है और इन बुक में ही अपने सारे सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। उनके छोटे छोटे अंश करके आपके बुक में कहीं कहीं इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इनका क्या मानना था, देखिए ये क्या कहते हैं कि धरती पर पहले से मीथेन उपलब्ध था। ठीक है, पहले से हमारा वायुमंडल वाले पदार्थ उत्पन्न थे। वायुमंडल वाले क्या उत्पन्न था, नाइट्रोजन था हमारे पास, हाइड्रोजन था पहले से, कार्बन थे। क्या हो गया कि इन सभी में क्या हो गया कि प्रकाश की किरण पड़ी, प्रकाश मिला इसे, और यह लाइट प्रकाश की प्रभाव की वजह से क्या हो गया, ये संश्लेषित हुए। संश्लेषित होकर मीथेन बना। मीथेन से आपका क्या बना, धीरे धीरे आपका एमिनो एसिड भी बना। इस तरह से ये बनते बनते एक संरचना बनाई, एक सरल संरचना बनी, और इन सरल संरचना से पूरी बड़ी जीव का निर्माण हुआ। ठीक है, पूरी जीव का निर्माण हो गया। ये किनका मानना है, डार्विन का, कि मीथेन थे, आपके कुछ गैसेस थे, और इन गैसों की वजह से मीथेन एमिनो एसिड जैसे आपके आइटम बने, फिर सरल जीव बना, फिर एक बड़ा जीव आपका बृहद जटिल जीव बन के तैयार हो गया। लोग इनसे क्वेश्चन ना पूछे इसलिए खुद ही अपने बातों को उन्होंने क्रॉस भी बात कर दी। ठीक है, एक खुद ही एक कॉन्ट्राडिक्ट भी बात अपने सिद्धांत उन्होंने कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट बात इन्होंने क्या कर दिया, विरोधाभास बात। ये कहा कि देखिए सर, ये जो घटनाएं हम बता रहे हैं ये घटना सही है, लेकिन ये घटना अगर आज आप करना चाहे तो नहीं होगा। तो लोगों ने कहा भाई ऐसा कौन सा सिद्धांत है, आपने कहा कि पहले हुआ लेकिन अब कीजिएगा तो नहीं होगा। तो कहा कि इन्होंने पहले जो समय हुआ था उस समय का वायुमंडल स्वच्छ था, उस समय सूक्ष्मजीव नहीं थे, लेकिन अब आप कीजिएगा तो अभी के समय में सूक्ष्मजीव की मात्रा इतनी है जो बनेगा वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। जो नए आपके जीवों के कण बनेंगे यह तुरंत क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, सूक्ष्म जीवों की वजह से। इसके वजह से आप इन घटनाओं को दोबारा रिपीट अप नहीं कर सकते। ये किनका कहना था, डार्विन का। 1858 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। क्लियर है। इनके सिद्धांत के बाद बात आती है हेनले की। ठीक है, बात कर लेते हैं हेनले की सिद्धांत। अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने अलग अलग विचार दिए हुए। ठीक है, इन सिद्धांतों को जरा समझेंगे ध्यान से हम लोग। अब देखिए, तो आपका हेल्डेन का क्या आपका सिद्धांत था वो जरा समझ लीजिए आप। हेल्डेन ने क्या कहा कि धरती पर पहले जो था, पहले से उपस्थित हमारा नाइट्रोजन है, पहले से उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले से उपस्थित आपका क्या है, इनके अलावा जलवाष्प जो है आपका जल H2O जलवाष्प पहले से उपस्थित है। अब क्या हो गया कि इन सभी पे आपका क्या हो गया, परावैंगनिक किरणों का प्रकाश पड़ा, परावैंगनिक किरण बना, और परावैंगनिक किरण बनने के बाद इनसे आपके क्या गए, जटिल कण बने। जैसे शर्करा बन गया, शर्करा बन गया, एमिनो एसिड बना, और इन एमिनो एसिड शर्करा के माध्यम से क्या हो गया कि आपका पूरे जीव शरीर का निर्माण हो गया। बेसिक चीजें किनसे बनी, या आपका वायुमंडल से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन वाले गैस यानी कि कार्बन, आपका अन्य आपका गैसेस, ये सभी शामिल थे पहले से। परावैंगनिक किरण भी पहले से शामिल थी, आ रही थी परावैंगनिक किरणें, सूर्य की किरणें धरती पर आ रही थी, और वही आपके का स्रोत है जिन स्रोत से आपका शर्करा, एमिनो अम्ल, ऐसे जो हो गए बड़े बड़े आपके जटिल आपके यौगिक बने, और इन जटिल यौगिकों से शरीर का निर्माण हुआ। हेल्डेन के निर्माण को थोड़ा सा और आगे बढ़ा, और आपका एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था ओपेरिन। क्या नाम था, ओपेरिन। इन्होंने भी सेम बात कही लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के। इन्होंने कहा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ठीक है, या अन्य जितने भी वायुमंडल वाले गैस अवेलेबल थे, जिनमें वायुमंडल वाले गैस में आपके हाइड्रोजन गैस भी शामिल थे। तो ये गैस जो थे वायुमंडल वाले, ये रेडियो सक्रियता वाले, रेडियो सक्रिय जो किरणें थी, इन किरणों के दबाव के पड़ने के कारण, इनकी गर्मी के कारण, इनकी हीट के कारण ये सभी संश्लेषित हुए, और संश्लेषित होकर आपका जटिल कार्बनिक पदार्थों में तब्दील हो गए।
संश्लेषित होकर जटिल कार्बनिक पदार्थ में बने, और यह संश्लेषित होकर जटिल जो कार्बनिक पदार्थ बना, यही मुख्य स्रोत किसका था? एक जीव का आपका स्रोत था। किसने बताया? ओपेरिन ने बताया। हेल्डेन और ओपेरिन का सिद्धांत लगभग मिलता था। इन्होंने रेडियो सक्रिय किरणें की बात करी, उन्होंने परावैंगनिक किरणें वगैरह की ही बात करी थी। क्लियर है? इसमें अल्फा बीटा डेज की बात भी इन्होंने कर ली, किन्होंने? ओपेरिन ने। और कहा कि जीवों की जो आपका देखा जाए तो सामान्य रूप से प्रपोषित अवस्था में थे। वैज्ञानिकों ने कहा कि चलो एक बात बताओ कि ऐसा होता है तो क्या अभी करके चेक कर लेते हैं। इन्होंने डार्विन वाला बैकडोर लिया, और डार्विन वाले बैकडोर से कहा इन्होंने कि भाई देखो, उस समय जो मामला था वो वायुमंडल का कुछ अलग था, और अभी का मामला क्या है? कुछ अलग है। इसलिए अभी तो ऐसा कर ही नहीं सकते आप, तो इसलिए अभी का मामला ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ये भी बैकडोर ले लिए। इसके बाद यूरे का सिद्धांत दिए थे, जो ओपेरिन को सहयोग कर दिया। उन्होंने कहा भाई ओपेरिन भाई जो कह रहा है, मैं भी इस बात का समर्थन कहता हूं। ठीक है, तो इस कंडीशन में यूरे ने भी इनका सपोर्ट कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे अपनी मत और विचार दिए गए। ठीक है, अब बात आती है कि आदि पृथ्वी, जो शुरू में पृथ्वी बनी थी, यह पृथ्वी कैसे बनी? ये तो जीवों की उत्पत्ति के बारे में, ये सभी प्राचीन बातें कर रहे हैं। आधुनिक तौर तरीके भी हम आपको बताएंगे। क्लियर है? तो आपका पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी, आदि पृथ्वी क्या हुआ कि यह सामान्य रूप से पहले कहा जाता है कि आग का गोला था, जो किसी भी रूप में अन्य पिंड से टकराकर दूर चला गया। धीरे धीरे यह ठंडा हुआ। पहले से यहाँ पे उपस्थित था क्या? हाइड्रोजन गैस H2, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऑक्सीजन गैस, ये सभी गैस पहले से उपस्थित थे। हाइड्रोजन धीरे धीरे वायुमंडल से बाहर जाना शुरू कर दिया। इसके अलावा क्या थे कि इनके वजह से आपका कुछ कार्बनिक पदार्थ बने, और यह कार्बनिक पदार्थ की बदौलत क्या हो गया? जो पृथ्वी थी, पृथ्वी की धरातल बन के तैयार हुई। पृथ्वी की क्या बनी? धरातल तैयार हुई। और इनमें जो खतरनाक तत्व थे वो अंदर चले गए आपके केंद्र के पास, और यह केंद्र के पास जो मेन रूप से बना, उसमें क्या क्या शामिल था? एल्युमिनियम शामिल था, लोहा शामिल था। ठीक है, ये सभी आइटम जो हो गए इनके केंद्र में चले गए, और अन्य जो छोटे छोटे यौगिक बने, यह यौगिक इनके कहां बन गए? इनकी धरातल का निर्माण किए। और इस तरह से आदि पृथ्वी, जो पहले की प्राचीन पृथ्वी थी, इनका आपका विकास हुआ, इनका निर्माण हुआ। क्लियर है? उसके बाद आदि पृथ्वी की घटना यह मानी जाती है। तो आदि समुद्र, जो पहले में समुद्र कैसे बना, इनकी संरचना की अगर बात की जाती है तो क्या कहते हैं लोग? कहते ये है कि पहले क्या था कि यही पोषक तत्व बन गया, पहले यौगिक बना। इनकी वजह से ज्यादा गर्मी थी, ज्यादा गर्मी की वजह से जलवाष्प ज्यादा बनी। जलवाष्प ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया? इन जलवाष्प का संघनन हुआ, और संघनन के बाद यह पानी के बूंदों के रूप में टपका, और बूंदों के रूप में टपकने से पूरा समुद्र बन गया। भाई इतनी जबरदस्त घटना। यह पानी संघनित हुए, जलवाष्प संघनित हुए, और संघनित होके बादल बना, और बारिश इतना हुई कि समुद्र बन गया। ठीक है, यह लोगों का मत था पहले का। तो ये कुछ मत थे जो पहले के मत थे, अर्थात क्या? प्राचीन समय का। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा उनसे डेवलप हुआ, तो लोगों ने एक और विचारधारा रखी कि लोग आपका धरती पर जीवों का विकास रासायनिक पदार्थों से हुआ है, जैसे शर्करा हो गया, प्यूरिन हो गया, पिरामिडीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, इन सभी पदार्थों से मिलकर बना। लोगों की विचारधारा ऐसी हुई, लेकिन ये विचारधारा भी पूरी तरह से सक्षम नहीं थी। अब हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि आधुनिक तौर पे किन विचारधारा को हम मानते हैं और क्या क्या आधुनिक विचारधारा होती है। इन पे चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।